नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम जीवन की मुस्कान लेके आता है। ये कार्यक्रम हौसलों की मुस्कान लेकर आता है। ये कार्यक्रम जीवन जीने की कला की मुस्कान लेके आता है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं उन बेहतरीन शख्सियतों से जिन्होंने हौसलों से अपने जीवन को जिया है और जी रहे हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए आज हम ऐसी शख्सियत से बात कराना चाह रहे हैं, आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो पहले दृष्टि से यानी देखते थे, अपनी आँखों से देखते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्हें आँखों से दिखना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने जीवन की जंग को बदस्तूर जारी रखा और आज भी वो बिल्कुल हौसलों से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए मुलाकात कराते हैं हर्षवर्धन सोनी से। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ हर्षवर्धन सोनी सर। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जीवन के नज़रिए की। पहले जब दिखता था और अब बिल्कुल नहीं दिखता, किस तरह से बदलाव महसूस करते हैं आपके जीवन के नज़रिए को लेकर के? इन 2021 आई हैड लॉस्ट माई विजन। 2011 में मैंने अपना राइट आई का विजन खो दिया था रेटिनल डिटैचमेंट के कारण। बट उस टाइम ऑपरेट किया गया अहमदाबाद में, बिकॉज जयपुर में इसकी कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ उस टाइम पे नहीं थी रेटिना की। तो उधर डॉक्टर पी एन नागपाल के द्वारा मेरे राइट आई को ऑपरेट किया गया। देन वो इस काबिलियत में इसको ले आए थे कि मैं बस अपनी रीडिंग और स्टडीज़ पे काम कर सकूं। उस टाइम मेरा इतना ही विजन वापस आया था। 10 साल जैसे जैसे मेरी राइट आई के थ्रू खिंचे, अब 2021 में आके मेरे राइट आई में कैटरैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि 2011 की रेटिना सर्जरी के कारण कोई भी सर्जरी जब आँख की होती है तो उसके बाद कैटरैक्ट आता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और अब इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो मेरा कैटरैक्ट है वो फाइब्रोसिस आई के कारण सफ़र्ड कर रहा है, तो वो अब ऑपरेट नहीं हो सकता। और लेफ़्ट में तो मेरे पास विज़न था ही नहीं, बट लेफ़्ट आई में फिर मेरा रेटिनल डिटैचमेंट भी हो गया 2021 में। तो अब देखा जाए तो दोनों आँखों से मेरा मामला काम नहीं करता है। स्टार्टिंग में जब 2021 में मुझे पता पड़ा कि अब नहीं दिखता है, तो मेरे लिए काफ़ी एबनॉर्मल रहा वो टाइम। काफ़ी सफरिंग पेनफुल रहा स्टार्टिंग में। बट कहते हैं ना कि नज़र बहुत लोगों को मिल जाती है, बट नज़रिया सबके पास नहीं होता, और नज़रिया बड़ी चीज़ है। शायद पेन को सफ़र करते वक्त ही मुझे वो नज़रिया मिला कि शायद नज़र इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नज़रिया है। हर्षवर्धन जी, आपकी अगर हॉबीज़ की बात करी जाए तो किस तरह के शौक़ आप रखते हैं और जीवन में जो चुनौतियाँ आती है सामने, किस तरह से मुकाबला उसका करते हैं? सर बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मुझे सीए कंप्लीट करना था अपना, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने ऑप्ट किया था, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा था बिफोर माय विजन लॉस्ट। तो 2017 में मैंने अपना 12th पास करने के बाद सीए में एंट्रेंस ले लिया था, और भगवान की दया से एक बार में मेरा क्लियर भी होता जा रहा था सब कुछ। विदाउट कोचिंग मेरा रहा मामला, क्योंकि पढ़ने का शौक़ था। फिर 2021 तक मेरे आर्टिकलशिप चलती रही, एंड 21 के मिड में ही जून के करीब मेरी आईसाइट का लॉस्ट हो गया था। तो उस टाइम मेरे को अपना सीए छोड़ना पड़ा। एट दैट टाइम मैं सीए के साथ सीएस भी कर रहा था, तो मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव तक मैं चला गया था। तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑपरेशंस हुए, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए बाद में। तो ठीक है, सीए नहीं, सीए पे अभी नहीं कर पा रहा मैं काम अपना, सीए सीएस पे। और उसके अलावा मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर भी था, जीएसटीपी का सर्टिफिकेट मेरे पास था, गवर्नमेंट जो देती है। उसके अलावा एसीआईटी अकाउंटिंग टेक्नीशियन, क्योंकि मैं सीए में अपने ग्रुप 1 क्लियर कर चुका था एंड वगैरह, तो उसके कारण हमें एसीआईटी का डिग्री मिल जाता है एक तरीके से। अकाउंटिंग टेक्नीशियन में हम काउंट होते हैं। देन ग्रेजुएट मैं हूँ ही, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस काफ़ी ठीक रही। अभी मेरा मास्टर्स में चल रहा है, क्योंकि मुझे डॉक्टरेट करना है आगे जाके। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक था, लेकिन फिर क्योंकि आई साइट चली गई, तो बिकॉज वी ऑल नो कि सीए में तो बैलेंस शीट्स देखनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंसेस हमको देखने पड़ते हैं, फिगर्स के ऊपर सारा काम बेस्ड है, एंड वो बिना आँखों के हो नहीं सकता। तो मे बी आई विल कंप्लीट माई डिग्री, कि हो सकता है मैं कर भी लूँ आने वाले समय में जैसे तैसे, बट वो काम शायद अब पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस में।
तो उसके बाद मैं दिल्ली गया था। दिल्ली गया क्योंकि वहाँ पे एक AICB नाम की संस्था है जहाँ ब्लाइंड्स को चलना फिरना, जो लेट ब्लाइंड्स है या जब बाय बर्थ ब्लाइंड्स हैं, उनको चलना फिरना, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ जीना सिखाते हैं। कंप्यूटर का बेसिक कोर्स देते हैं कि बिना कंप्यूटर को देखे, केवल सुन के आप कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। और मेरा कंप्यूटर की फील्ड में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं AI प्रोग्रामिंग में भी था, मैं जावास्क्रिप्ट HTML में भी था, तो कंप्यूटर से काफ़ी खास लगाव रहा है स्टार्टिंग से। तो मैं वहाँ गया था वो सीखने। तो वहाँ पे क्योंकि मुझे लिखने की हैबिट शुरू से ही रही है, बट पहले मेरे पास ना कोई प्लेटफॉर्म था, ना मुझे पता था कि कैसे क्या करना है। तो मैं अपनी PDFs में या वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखता रहता था रिगार्डिंग फिलोसफीज, स्पिरिचुअलिटी एंड एल्स। तो वहाँ पे मेरे एक जो मित्र थे, उन्होंने वो मेरी एक जो वर्ड फाइल थी वो पूरी पढ़ी, एंड आफ्टरवर्ड्स उसको रीड करने के बाद उनको लगा कि यार ये पब्लिश होना चाहिए कंटेंट। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि इसको पब्लिश करो, ये पब्लिश करने योग्य है, या आप बहुत शानदार लिखते हो। तो उसके बाद मैंने उसको पब्लिश किया था बाय यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, गूगल एटसेट्रा। देन आफ्टरवर्ड्स उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी अच्छा मिला मुझे। वो मेरी फर्स्ट बुक थी, एक्सप्लोरिंग द डेप्थ, अ जर्नी थ्रू सेल्फ एंड बियॉन्ड। लिखने का शौक शुरू से था, बट पहले पता नहीं था कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम इनको पब्लिश कर सकते हैं। देन आगे लिखने का काम मैंने उसको अपना मतलब पैशन बना लिया लिखने को, कि मैं स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, टैक्सेशन, एजुकेशन, मेंटलिज्म, इन सब पे लिखता हूँ। हर्षवर्धन जी, आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, तो आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, और कुछ अपने अनुभव भी शेयर कीजिए कि किस तरह से आप किताबें लिखने की ओर मुतवज्जो हुए और आपने इसे एक पैशन बनाया और काफ़ी किताबें लिखी हैं। जैसे मेरी फर्स्ट बुक थी एक्सप्लोरिंग द डेप्थ, अ जर्नी थ्रू सेल्फ एंड बियॉन्ड। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मतलब मेरा भगवत गीता में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, एंड वेदास में। तो उन सब का जो क्रक्स था, जो मुझे लिखना था, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत शानदार संत रहे हैं, चाहे वो स्वामी निसर्गदत्ता महाराज हो, चाहे ओशो हो, चाहे एटसेट्रा, बहुत सारे फिलोसफर्स रहे हैं। उन सब ने एक चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा जोर दिया, वो था एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद पे उन सब का बहुत ज़्यादा जोर था। एंड भगवत गीता भी अल्टीमेटली लास्ट में वही लेके जा रही है। तो वो पहली बुक थी मेरी जिसमें मैंने जो सब कुछ था उसको एक बुक में कंबाइन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये स्पिरिचुअलिटी में एक मैंने अभी लेटेस्ट लिखी थी, द्वैत से अद्वैत की यात्रा, कि हम सब जानते हैं जगत दो में व्याप्त है, सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि। बट द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना, जहाँ एक रह जाए, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ये एक मेंटल जर्नी भी हो सकती है। क्योंकि मेंटलिटी में बेस पे भी देखा जाए तो आज हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं सुख या दुख को लेके। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए नहीं देखना बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है और किसी के लिए शायद ना हो। एग्जाम्पल के लिए राम भद्राचार्य जी जो हैं, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मुझे आंखें मिले, आंखों की ज़रूरत अब मुझे है नहीं। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो बियॉन्ड इट भी है। ऐसे ही मैंने फ़िलासफ़ीज़ पे लिखा, नाउ और नेवर। प्रोक्रेस्टिनेशन एक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ की, कि कल पे हम चीज़ों को टालते हैं, कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। बट ये तो हमें पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम कर रहे हैं, बट कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या है, क्या कारण रहे, किसी भी चीज़ की डेप्थ में उतरे तो हम उसको जान सकते हैं। तो मैंने उस पर भी एक फ़िलासफ़ी लिखी थी, नाउ और नेवर करके। देन मैंने डेप्थ ऑफ लव एंड इन्फेंटुएशन पे एक बुक लिखी थी, जिसमें प्रेम और मोह के ऊपर मैंने लिखा था कि वास्तव में प्रेम का स्वरूप क्या होगा, या मोह किसे कहेंगे, कि वॉट एवर थिंग वी आर लुकिंग आउटवर्ड, वेदर इट्स अ लव और जस्ट एन इन्फेंटुएशन। तो ऐसे मेंटलिज्म पे बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा था, तो एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी पे मैंने अपना लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, कि लोगों के थॉट्स को समझना, थॉट्स की प्रोसेसिंग को समझना, ह्यूमन के पैटर्न्स को समझना, कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है। और अपना लाइफ का बहुत अच्छा खासा टाइम मैंने डिप्रेशन काउंसलिंग में भी दिया है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन काउंसलिंग में मैंने हेल्प करी है। तो मैंने एक्सप्लोरिंग ह्यूमन इमोशंस पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। हर्षवर्धन जी, आपने CA किया है और किताबें भी आपने कहा कि आपने किताबें लिखी हैं। आर्थिक जो चीज़ें हैं, क्योंकि CA आपका प्रोफेशन रहा है,
तो आर्थिक चीज़ों को लेकर भी आपने कुछ किताब लिखी है, उनका ज़िक्र करना चाहेंगे? मैंने टैक्सेशन पे बुक्स लिखी थी, बट हमारे देश में बजट हर साल आता है और वो बजट आता है और बहुत सारी चीज़ों को बदल के चला जाता है। अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा फिर से अमेंड करके लिखना हर बार पॉसिबल नहीं हुआ था। तो मैंने जो टैक्सेशन पे बुक लिखी थी वो मैंने वापस विड्रॉल कर ली थी। बट येस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, उनके ऊपर मैंने अपनी बुक लिखी है ICAI के स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड, जिसमें उनके AS के जो पैराज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो इजीली समझ में नहीं आते। उनका इंटरप्रिटेशन, उनका एग्जाम्पल और उनका एक्सप्लेनेशन करके मैंने सिस्टमेटिक अप्रोच टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से एक बुक लिखी है। वो वॉल्यूम 1 अभी लिखा है मैंने, जिसमें क्योंकि टोटल 29-31 इन स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो सारे तो मैं एक बार में नहीं लिख पाऊँगा। तो मैंने अभी 10-12 स्टैंडर्ड्स को उसका इंटरप्रिटेशन लिखा है। और हार्मोनाइजिंग द फाइनेंशियल वेरासिटी करके मेरी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बुक है। तो इससे काफ़ी सारी बुक्स रही है। अभी मैं एक इकोनॉमिक्स की बुक पे काम कर रहा हूँ। आपने काफ़ी जगह लेक्चर दिए और काफ़ी जगहों पर आपको विशेषज्ञ वक्ता के तौर पर बुलाया गया। केंद्रीय विद्यालय में भी आपको आमंत्रित किया गया। कुछ अपने अनुभव बताएंगे इस बारे में? पढ़ाना मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, मतलब मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर किसी को पढ़ना पसंद है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय में मैं उसी स्कूल से पास आउट था एंड मैं स्कूल टॉप किया था। आफ्टरवर्ड्स मैं अपने CA में आ गया एंड वहाँ पे मैं एक दिन गया था एंड बच्चों की वहीं क्लास ले ली थी। तो वहाँ पे जो मेरे टीचर्स थे, मेरे प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अगर तेरे लिए पॉसिबल हो तो यहाँ पे आके यार 1 घंटा क्लास ले ले रोज़। तो मैं वहाँ गया था, मैंने 6 महीने के करीब वहाँ पे सर्व किया एज ए गेस्ट फैकल्टी। उन्होंने मुझे अपॉइंट दिया, एप्लीकेशन हुआ एंड गेस्ट फैकल्टी के तौर पे मैं 11th-12th जो PGT एंड TGT थे उनके बिहाफ पे सारे सब्जेक्ट्स, कोई सा भी सब्जेक्ट मुझे दे दिया जाता था और मैं वहाँ पे पढ़ाता था। तो वहाँ का अनुभव बड़ा शानदार रहा, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने छोड़ा तो वहाँ पे काफ़ी विरोध हो गया था छोड़ने के बाद, क्योंकि बच्चे कंसेप्चुअल वे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। बहुत सारी जगह रट्टाफिकेशन चल रहा है, बुक्स में क्या है उसको जान लो और बस याद कर लो। हर्षवर्धन जी, पूरा जीवन है आपके सामने, पूरी ज़िंदगी है आपके सामने। क्या सपने देखते हैं और किस तरह से आपकी आगे की प्लानिंग है? किस तरह से आप आगे का जीवन देखना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? लिखने का पैशन और पढ़ाने का तो वो पैशन की बात है, बट अगर मैं वाकई में मुझसे पूछा जाए मैं क्या करना चाहता हूँ, तो सर एक RJ की जॉब शायद बहुत शानदार हो सकती है अभी, रेडियो जॉकी, क्योंकि उसमें देखने का कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसमें केवल बोलने का टैलेंट चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए खुद को। तो हाँ, अगर आगे की लाइफ के बारे में सोचूं तो RJ या आकाशवाणी ऐसी कोई जगह जहां आंखों का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बट आपके बोलने या आपके नॉलेज बेस या आपकी एंकरिंग या आपकी स्किल्स या आपकी आर्ट, उसके बेसिस पे काम हो सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ऊपर वाला बहुत कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है, सही बात है। जब राजा रामचंद्र जी की बात करूं, तो जब उन्होंने अयोध्या को छोड़ा था वनवास के लिए, तो केवल उस टाइम एक राम निकला था राज्य से। वो राजा रामचंद्र जी नहीं थे, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकते हैं, पर राजा या भगवान नहीं थे उस टाइम। बहुत कुछ लिया उनसे, वन में भी लेती गई, लेकिन जब दिया तो जब वापस लौटे तो वो भगवान रामचंद्र बन के लौटे थे। तो सही बात है, जब इंसान से किस्मत बहुत कुछ लेती है तो बहुत कुछ दे भी देती है। एंड यूथ को मेरा यही मैसेज है सर कि लाइफ कोई रिडल नहीं है जिसे सॉल्व किया जा सके, रिडल्स को सॉल्व किया जा सकता है। लाइफ एक मिस्ट्री है जिसे जिया जा सकता है। अगला मोमेंट क्या होगा नहीं पता, जो अभी है वही है। हर्षवर्धन जी, आप आने वाली पीढ़ी या जो युवा पीढ़ी है या जो अभी की पीढ़ी है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि द लाइफ इज़ नॉट अ रिडल टू सॉल्व, द लाइफ इज़ अ मिस्ट्री टू लिव। और जीवन यही मुस्कान है। कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जीवन, इसको जीने की कला आनी चाहिए। जीवन सभी को मिला है, लेकिन जीता वही है जो इसके जीने की कला को जान जाता है, हंसी खुशी से अपना जीवन जीता है। तो आज जिनसे हमने मुलाकात कराई वो काफ़ी मायनों में दिलचस्प रही।
तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।